फेसबुक चालू है गुरुजी। आचार्य जी आप स्टार्ट कीजिए। आचार्य जी आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कीजिए आचार्य। धन्वन्तरि समारम्भां शङ्कराचार्य मध्ये अस्मदाचार्य पर्यन्तां। आज जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो सबसे केंद्र में है, उसकी हम बात करेंगे, वो है कृषि। वेदों में कृषि का वर्णन आता है। सबसे पहले संस्कार की शुरुआत कहीं से भी हुई तो कृषि से। ऐसा माना जाता है मॉडर्न साइंस से कि जब से मनुष्य कृषि करने लगा, तब से वो एक संस्कारी जीवन जीने लगा। ये हजारों लाखों साल पहले की बात है, लेकिन कृषि से संस्कृत मनुष्यता पनपने लगी, शिकार बन हुए और कम हो गए, और एक मनुष्य को एक नया विज्ञान मिला कि जो कुदरती हित से, प्रकृति से नजदीक होकर प्रकृति से ही कुछ पा सकते हैं। ऐसा एक नया आयाम मिला, उसको हम कृषि कहते हैं। अब कृषि की सबसे पहली शुरुआत तो भारत में हुई, ये सब लोग स्वीकार करते हैं। कृषि बहुत पनपी, बहुत उनका विकास हुआ कृषि का विज्ञान वेदों से भी ज्यादा पुराना, अर्थात वेदों जितना प्राचीन ऐसा हम बता सकते हैं कि वेद अनादिकालीन है। तो वेद के शब्द नहीं थे, लेकिन अर्थ रूप में जब वेद थे तभी कृषि थी, और उसके बाद सूक्त कृषि के और कृषि के बारे में विभिन्न बातें लिखी। संस्कृत साहित्य में प्रकृति का वर्णन आते ही कृषि का वर्णन आता ही है, पेड़ पौधों का वर्णन आता है। उस समय जो वाइल्ड फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, जंगली कृषि, जंगल में ही कुछ उग जाता था, और कृषि देखने को मिलती है हमको वेदकालीन कृषि में, वेदकालीन साहित्य में। उसमें कुछ कुछ बातें रहस्यपूर्ण है, जो अनेक बातों को इनडायरेक्टली समझाया है। जैसे नैषधीय चरितम एक काव्य लिखा है श्रीहर्ष। शाकुंतल काव्य में भी वहां पर शकुंतला जब विदाई लेती है, तब पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, और वो एक प्रकार का रुदन करते हैं। और शकुंतला यास्यत्यद्य शकुंतले हृदयं कंठम, ऐसा कहकर वो कालिदास ने अच्छी तरह से उसका वर्णन किया है। उसमें पेड़ पौधों, कैसे कैसे पेड़ पौधों की संवेदनाएं होती है, वो वहां पर समझाया है। उसके अनुसार नैषधीय महाकाव्य जो अर्श ने लिखा है, उसमें ये लिखा है कि दाड़िम के वृक्ष को फल नहीं आते थे, और उसको जो भेड़ होते हैं उसकी जो खाल होती है, भेड़ के बाल होते हैं, वो बालों को निकाल कर थोड़ा थोड़ा उसका धूप किया तो वो दाड़िम फूलने लगी, दाड़िम बहुत फलवती हो गई। तो फल के वृक्षों को कौन सा चाहिए, और वृक्षों को क्या क्या खाद चाहिए, कैसे कैसे उसका परवरिश करनी है, वो सभी बातें वेदों में बताई है। उसके उत्तर शास्त्र में बताई है। लगभग हमने 25 ग्रंथों का, जो प्रामाणिक ग्रंथ है, बृहद संहिता है, सारंगत पद्धति है, उपवन विनोद है, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे ग्रंथ है जो संस्कृत में है, और उनका अध्ययन करके इसमें से जो तथ्य हमको मिलते हैं, उसको हम आपके सामने वैदिक कृषि के नाम से रखते हैं। वेदों के कालीन कृषि जो प्रामाणिक परंपरा थी, और तब भारत बहुत समृद्ध था, क्योंकि समृद्ध कृषि थी। और समृद्ध कृषि इसलिए थी क्योंकि समृद्ध उपाय, तो क्या क्या हम आज भी समृद्ध उपाय कर सकते हैं, जो वर्षों से जांचे हुए हैं, वर्षों से अनुभूत है। तो ऐसे प्रयोग हम बताते हैं, कुछ कुछ प्रयोग। तो उसमें सबसे पहले हमको जानना होगा तत्वों को, जमीन के अंदर रहे तत्वों। तो उसको संस्कृत भाषा में नत्रजन कहते हैं, उसको गंधक कहते हैं। इस तरह से 3-4 तत्व है, वो मैं अभी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बताऊंगा। और उसके बाद संस्कृत में उसको क्या क्या बताया है, वो क्या क्या उसके लिए करना है, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जमीन जरूरी होती है जांचनी। जमीन की विविध परीक्षाएं बताइए, कौन सी जमीन में क्या फसल हो सकती है, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। सभी जमीन पे सभी फसलें नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो जमीन में
मुख्यतः से एक तो नाइट्रोजन चाहिए, जो आज का विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है, नत्रजन जिसको कहते हैं, नाइट्रोजन चाहिए। एक उसके बाद पोटेशियम चाहिए, जिसको पोटाश कहते हैं। आगे फॉस्फोरस चाहिए और गंधक चाहिए। ये मुख्य तत्व चाहिए, मुख्य रूप से ये तत्व चाहिए। और गौण रूप से तो लौह तत्व वगैरह बहुत, जिंक के लोह है, बहुत सारे तत्व है जो जमीन को चाहिए। अब ये जमीन को देने के लिए, जैसे नाइट्रोजन देने के लिए, उर्वरता देने के लिए, उसको हम डीएवी या तो और कोई खाद डालते हैं। तो एक करते हैं कि एक तत्व वो बढ़ाता है, लेकिन बाकी के तत्वों को कम करता है, नुकसान करता है और जमीन में जहर डालता है, क्योंकि ये प्रकार का पॉइजन होता है, तो उसकी इफेक्ट भी उस तरह के हो जाते हैं। तो हम वैदिक तरीके से उसमें क्या, क्योंकि देखिए वहां पर जो बताया गया है, तो उनको कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के बारे में पता है, फॉस्फोरस के बारे में पता है, शब्द बाद में आए, लेकिन कंसेप्ट तो बहुत ही पुराना है। तो जमीन को क्या चाहिए, जमीन की उर्वरता के लिए क्या चाहिए, वो वेदों में सबसे पहले बताया। तो उसमें 4 तत्व की आज मैं बात करूंगा, खास करके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम और गंधक। तो ये 4 जो मॉडर्न रीत से भी स्वीकार्य है और उसके वर्णन कृषि शास्त्र के ग्रंथों में मिलते हैं अलग अलग नाम से। तो इसको फिक्स करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए जमीन को पहले संस्कारित करना जरूरी होता है। इसलिए इस जगह पर के इस नक्षत्र में जमीन को उसको तैयार किया जाए, फिर उसकी सूर्य की कड़ी धूप प्राप्त हो रोहिणी नक्षत्र में। तो एक बार मैं पूरा का पूरा सृष्टि चक्र का, खगोल शास्त्र का मैं बताऊंगा कि सूर्य की गति कैसी है और किस अनुसार हमारी आयुर्वेद के अनुसार ऋतु चलती है, ऋतु बदलती है, और उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वनस्पति। और ये भारत का सालों हजारों हजारों साल पहले का ये विज्ञान है, जब यूरोप में ये मान्यता थी कि केवल आत्मा मनुष्यों में ही होती, वो भी मनुष्य में, पुरुषों में ही होती है, स्त्री में कोई आत्मा जैसी चीज नहीं होती। इसलिए स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं, क्योंकि तत्वज्ञानी होता है वही लीड करता है पूरी सोसाइटी को। पूरी सोसाइटी को राजनेता लीड नहीं करता। वो उत्तम समाज का लक्षण नहीं है जो राजनेता को आदर्श मानता हो, क्योंकि राजनेता अज्ञानी होता है, राजनेता प्रायः करके ख्याति का भूखा होता है। इसलिए राजनेता तो बहुत बहुत की बात है, लेकिन तत्वज्ञानी जो होता है, ऋषि होता है, वो पूरे समाज को गाइड करने की ताकत रखता है। उसके पास वो बुद्धि होती है कि पूरे समाज को गाइडेंस दे सके, पूरे समाज को एक दिशा दे सके, एक डायरेक्शन दे सके। तो सोक्रेटिस वगैरह ने जो ग्रीक कंट्रीज में डायरेक्शन दिया, उसके हिसाब से वो राजनीति पर प्रभाव पड़ा। आत्मा केवल पुरुषों में मानी गई, स्त्रियों में नहीं, इसलिए अधिकार वोटों का केवल पुरुषों को रहा, स्त्रियों को नहीं रहा। बाद में जा जाकर और फिर ये भी रहा कि 32 दांत पुरुषों के होते हैं, 31 दांत स्त्रियों के होते हैं, इसलिए भी एक दांत की उसमें कमी है, इसलिए आत्मा भी नहीं है। ऐसी भ्रामक मान्यताएं वहां पर चली। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान बढ़ता गया। आयुर्वेद में तो सुश्रुत ने तब से बता दिया है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के दांत सरीखे होते हैं, एक समान 32 ही होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो लोगों को इसके बाद 1000 साल बाद पता चला, भारत में एक और 1000 साल पहले हुई, उसके बाद यूरोप में 1000 साल बाद पता चला कि 32 दांत स्त्रियों के होते। उतना पीछे यूरोप, 1000 साल पीछे विज्ञान, ये विज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ। तो बाद में पता चला कि 31 दांत नहीं 32 दांत होते हैं। धीरे धीरे स्त्री को भी पता चल गया कि स्त्री में भी आत्मा है। फिर धीरे धीरे प्राणियों में भी आत्मा है। फिर जा जा जाकर जगदीश चंद्र बसु के समय पर ऐसा हुआ कि पेड़ पौधों में भी आत्मा है, जीवन तत्व है, जीवन है, वो सब उसकी बात चली बात में। लेकिन भारत में हजारों साल पहले पौधों में भी जीवन है और उसको भी अनुकूल प्रतिकूल वस्तुएं है। तो उसकी एक लिस्ट बनी थी कि पौधों को अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। तो आज हम देखते हैं कि गर्भ संस्कार में हम जैसे बीज से बात करते हैं, आज भी हम बीज से ही बात करेंगे, बीज को संस्कारित करने की बात करेंगे, उसके अनुभवों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुश्रुत संहिता, चरक संहिता में पौधों का वर्गीकरण किया गया। हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रकार का खाद सबको दे देते। डीएवी डाला तो सबको डीएवी डाला, यूरिया डाला तो खेतों में सालों से यूरिया ही डाला, यूरिया ही डाला। लेकिन ये यहाँ पर है कि अलग अलग वनस्पतियों के लिए अलग अलग प्रकार के खाद है।
उसके वर्ग दिए गए हैं कि इसको इस टाइप का, इसको इस टाइप का होगा। हम वैदिक कृषि के आगे के प्लान हम जब लेंगे लेक्चर तब बताएंगे कि इसको क्या चाहिए। लेकिन हर एक का एक स्वभाव है, वो स्वभाव के अनुसार उसको वातावरण चाहिए, वो स्वभाव के अनुसार उसको खाद चाहिए, वो स्वभाव के अनुसार उसकी परवरिश होती है। तो खास करके ये 4 तत्व जो है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो हम बताते हैं। खास करके नाइट्रोजन के लिए अभी हम जो देखते हैं वो सबसे अच्छा जो हमारे साथ कृषि में काम करते राजकोट में भाविन भाई और दूसरे जो हमारे मित्र है, उन्होंने बहुत सालों के अनुभव के बाद ये किया है शमी वृक्ष। खेत में शमी वृक्ष को लगाना है, ऐसा बहुत सालों पहले वरामिहिर ने भी बताया है बृहत संहिता नामक ग्रंथ में। उससे बाद में ऋषि पाराशर में भी ये बात आई है, उसके बाद उत्पन्न विनोद में भी ये बात आई है। तो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स वनस्पति में शमी है, शमी। अब शमी किसको कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शमी आचार्य जी थोड़ा, आचार्य जी थोड़ा वॉइस के लिए कुछ पार्टिसिपेंट्स लिख रहे हैं। अभी आ रही है अभी? हेलो, हाँ वॉइस आ रहे हैं आचार्य जी, लेकिन हेलो, वॉइस आ रहे हैं लेकिन क्लैरिटी में, वॉइस आ रहे हैं लेकिन क्लैरिटी में थोड़ा वॉइस कभी नहीं आ रहा है ये। अब देखिए अभी बारिश है यहाँ पर, आप देखिए अभी आ रही है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ आ रही है अभी? अभी साउंड कम हो गया। साउंड कम हो गया है तो मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। हेलो, नहीं नहीं आचार्य जी, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। बहुत कम है। और लोग बताइए आपकी तरफ से तो कोई तकलीफ? और लोग मैसेज करें क्लियर साउंड है क्या है, वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? आप पार्टिसिपेंट मैसेज कीजिए प्लीज, हाँ क्योंकि इतना अच्छा मैसेज करिए एक दो, कोई तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जी। आ, नाउ वॉइस इज लो, ओके। माइक नजदीक करें, ओके ठीक है, नजदीक करते हैं, ओके। हाँ माइक्रोफोन ऑफ करें। पुट ऑफ योर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन निकालने के लिए बोल रहे कोई, नो एक वॉइस क्लैरिटी। हाई लो हो रहा है वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम की तकलीफ तो हम ये निकाल कर देखते हैं, 1 मिनट। हेलो, अभी देखिए, अभी आपको आवाज आ रही है ठीक से? ठीक से आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, हेलो, अभी आ रहे हैं आचार्य, अभी आ रही है आवाज? अभी ठीक से आ रहे हैं, जोर से आ अभी रहे आ हैं, रही है आवाज आपको? आ रहे हैं आचार्य जी, आ रहा है, हाँ, आ रहा है, आ रहा है। वाह भाई। तो ये कदाचित अभी देखिए आपको आ रही है आवाज एकदम? आ रही है आचार्य जी, आ रही है, आ रही है ना? हाँ एकदम क्लियर। ऐसे प्रयत्न करते हैं ऐसे ही देखकर, कोई भी है तो बताइए तो हम आगे चालू करते हैं सेशन, कुछ भी ठीक है। अभी आ रही है तो ऐसे ही रखते हैं, माइक को निकाल देते, ठीक है ना? हाँ वो कैमरा, तो कैमरा थोड़ा घुमाइए, कैमरा जो है उल्टा हो गया, हाँ, कैमरा जो है थोड़ा घुमाइए, मतलब कैमरा थोड़ा नजदीक करें या दूर? दूर हाँ करेंगे अभी तो ठीक है, साउंड देगा नहीं। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ 1 मिनट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत नजदीक नहीं से है। राखो नहीं तो संभला। हेलो, अभी आ अभी रही ठीक है है, आवाज? अभी आ रहे हैं आचार्य जी, आ रही है। ओके ओके। तो ये हम बता रहे थे कि नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स है शमी। शमी किसको कहते हैं वो आपको आसानी से नेट पर मिल जाएगा वृक्ष। मैं उसकी आपको फोटो भेजूंगा। अभी प्रेजेंटेशन संभव नहीं रहा बारिश की वजह से, नहीं तो मैं पूरी फोटो वनस्पति की भेजता हूँ आपको, खेत में कौन सी वनस्पति लगानी। तो शमी, शमी जो जहां पर पांडवों ने अपने जो शस्त्र थे वो छिपाए थे और उस दशहरा के दिन पर वो वृक्ष की पूजा करते हैं, वहां शस्त्र को छिपाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो है शमी। आपको पता होता है छोटे छोटे पान होते हैं और थोड़े छोटे कांटे होते हैं, वो वृक्ष बड़ा होता है, वो शमी का वृक्ष है। आसानी से गूगल में मिल जाएगा, संस्कृत शमी ऐसा लिखा तो शमी वृक्ष का बहुत महत्व है धार्मिक दृष्टि से। शमी वृक्ष के पत्तों में बहुत नाइट्रोजन है, आपका डीएवी तो उसके प्यास कुछ नहीं करेगा, उतना नाइट्रोजन को जमीन को दे सकता है। क्या करना है उसको कि उसको बोना है और उसके पत्ते खेत में गिरेंगे तो नाइट्रोजन उसमें से मिलता रहेगा खेत को। तो गर्मियों में उसके पत्ते गिरते हैं, पान का ऋतु में गिरते हैं, तो जितने ज्यादा पत्ते जमीन में गिरेंगे
उतना नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा खेत को मिलेगा। तो जब और कोई फसल नहीं होती है, जैसे हम दलहन कहते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन होता है, वो हो तभी नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन वो तो लेती भी है नाइट्रोजन जमीन में से। तो ये तो क्या होता है कि पत्ते गिरेंगे तो 100% नाइट्रोजन खेत को मिलेगा। ये वैदिक कृषि का बहुत ही अनुभव सिद्ध प्रयोग है। तो आप अपने खेत पर नाइट्रोजन के लिए, खाद के लिए, कोई वृक्ष छांव के लिए लगाने हैं, कोई खाद के लिए लगाने हैं, कोई पानी के लिए लगाने हैं, ऐसे वृक्ष के अलग अलग पर्पज है। वृक्ष क्यों लगाने हैं खेत पर, तो इसके अलग अलग वृक्ष की कैटेगरी है, और वो कैटेगरी अनुसार जैसे आवश्यकता है हमको खाद की, तो खाद के लिए कुछ वृक्ष लगे, कुछ पेस्टिसाइड्स के लिए, कुछ चूहे ना आए इसलिए वृक्ष लगाने हैं, सांप ना आए इसलिए लगाने हैं, छोटे जीव जंतु से बचाव हो इसलिए लगाने हैं। तो उसका पूरा का पूरा एक क्लासिफिकेशन है, उस तरह से हमको वृक्ष लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी वृक्ष आया और आपने वो दिया वहां पर कि चलो वृक्ष है तो लगा देते हैं। वृक्ष का भी एक साइंस है, तो वो साइंस को समझकर उसको लगाना है। कौन कितना पानी लेता है या ग्रहण करता है, कंजप्शन कितना करता है, बचाता कितना है, जमीन पे उतारता है, खाद में क्या काम आ सकता है, ये वनस्पति का पूरा एक बड़ा विज्ञान है। तो उसके अनुसार आपको सोच कर वो करना है। सबसे पहली बात ये, नाइट्रोजन के लिए दी बेस्ट कोई वनस्पति है तो वो है शमी वृक्ष। शमी वृक्ष बोना है, आपको पता नहीं चलेगा, मैं गूगल पर आप ढूंढिए, नहीं तो मैं आपको उसका फोटो निकाल कर भेजता हूँ। अगले साल से हम यहाँ से बीज भी वितरण करेंगे। आपको जो जो वनस्पति नहीं मिल रही है और खेतों के लिए अच्छी है, वो इस बार तो संभव नहीं है, इस बार अगले साल से हम लोग आपको पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे फ्री ऑफ चार्ज। जो जो सीड्स ऐसे है कि वो वनस्पति आप वहां पर बो सकते हैं, वो बोइए, तो वनस्पति की वृद्धि होगी, तो आपकी फसल में, आपकी कृषि में बहुत ही ऊर्जा आएगी और वो बढ़ेगी। तो जो जो अनुभव सिद्ध है वो मैं आपको पहुंचाऊंगा। बीज भी हम वितरित करेंगे पूरे भारत में कि अच्छे देशी बीज, जीएम नहीं। अब जीएम से क्या क्या होता है वो मैं एक वीडियो में बताऊंगा। जो जीनेटिकली मॉडिफाइड जिसको बीज कहते हैं, तो हम देशी बीज को बोए तो वो अच्छी फसल के लिए काफी होता है। वृक्ष के, वनस्पति के बीज तो देशी मिल जाते हैं, तो वो हम आपको बेच देंगे। तो ये हो गया पहला, नाइट्रोजन के बारे में मैंने बताया। तो वो शमी वृक्ष को लगाना बहुत ही आवश्यक है। अब देशी बीज की बात मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन हम देशी बीज का पूरा कलेक्शन करके उसके बाद में बताऊंगा। अभी जो 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 सोर्सेस है वो अगले वीडियो में, अगली जो हम शिविर लेंगे उसमें मैं कुछ नाम पते दे दूंगा आपको, आप मंगा सकते हैं वहां से। तो देशी बीज आपको मिल सकते हैं। बीज का रक्षण बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। दूसरा ये है, तो वो है पोटेशियम। तो पहले के काल पे हम गोमूत्र को और गोमय को लगाते थे खेतों में, और उसके बाद उसको धीरे धीरे खेतों में डालते। गाय चरती थी तो मलमूत्र वगैरह वहां करती थी, तो पोटेशियम उसको मिलता रहता था, पोटाश मिलता रहता था। अब गाय कृषि में से चली गई तो कृषि का प्राण चला गया, और कृषि चली गई तो अर्थशास्त्र का प्राण चला गया। तो ये केंद्र बिंदु में है, वो एक प्राण है। तो गाय के खाद में, गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में, वो तो है ही। और एक बहुत अनुभव करने जैसी बात है, ज्यादातर अजा का मूत्र होता है या भेड़ का मूत्र होता है, भेड़ का मल होता है, अजा का अर्थात बकरी का मल होता है, या ज्यादातर जो भेड़ का मल और मूत्र होता है उसमें भी ये पोटाश की बहुत मात्रा होती है। तो पहले के काल पे क्या करते थे कि अपने खेतों में एक जो शेफर्ड होते हैं वो लोग रखते हैं भेड़ों और बकरियों को। तो मुझे गांव में याद है कि गांव में जब मैं रहता था तो वो वहां पर खेत में 1 महीना रखने के लिए बुलाते थे रात को। अब देखिए, उसको पैसे देते थे सामने से कि आपके बकरे को, आपके भेड़ को लेकर हमारे खेत पर रुको, और लोग पूरे के पूरे भेड़ को सुबह चराते थे, शाम को वो खेत पे रखते थे। उसको पैसे मिलते थे पूरे साल या 6 महीना या ऐसे 3 महीना उसको रखते थे खेतों में। तो खेतों में उसको, भेड़ों को ले जाते थे। और मैंने बहुत अनुभवी लोगों से भी ये सुना कि ये लोग ऐसा करते हैं, और गाँवों में परंपरा चली थी। तो गाँव के व्यक्तियों को पता था ये सब,
कि भेड़ यदि खेत में रहेगा रात को तो सुबह वो अपना मल विसर्जन करेगा, मूत्र करेगा, उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, तो वो खेत को और तत्व भी मिलते हैं, पोटेशियम भी मिलता है, तो और कोई भी प्रकार के खाद की आवश्यकता नहीं रहती है या कम रहती है, तो जमीन उतनी उपजाऊ होती है। वो पहले के गांव के लोग जानते थे, इसलिए उसको पैसे देकर बुलाते थे और रात को रुकवाते थे। वो भेड़ को, बकरी को वगैरह के सबको पूरा का पूरा रहते थे, वो चारा चरते थे। दूसरी बात, बकरी मतलब अजा जो है वो अनेक प्रकार की वनस्पतियों को खाती, तो अनेक प्रकार की वनस्पति के गुण उसके जो मल है उसमें आते हैं। गाय के मल में भी है, लेकिन वो मनुष्य के लिए, औषधि के लिए बहुत ही अच्छा है, हाथों के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरह से बकरी के मल को भी बहुत ही अच्छा माना है खाद के लिए। तो ये एक भी बहुत ही अच्छी बात है कि भेड़ का, बकरी का वो अनेक प्रकार की वनस्पतियां चरते हैं, और वनस्पतियां चरने से उसके जो स्नायु होते हैं वो स्नायु बहुत ही मजबूत होते हैं। ऐसे पतली दिखती है लेकिन उसके स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए स्नायु की कोई भी बीमारी हो तो भी बकरी का दूध बहुत ही काम आता है। अभी ये बकरी का दूध का औषधि का उपयोग नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बकरी इसलिए वो दो पैर पर ऐसे खड़ी हो सकती है। दूसरे जो होते हैं जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, और तो दो पैर पर खड़े नहीं हो सकते। बस आप देखिए अजा है, बकरी है, वो ऐसे खड़ी हो सकती है, ऐसे कहीं पर भी ऊंचा रखना हो तो दो पैर पर खड़ी होगी, उतने स्नायु मजबूत है, दो पैर पर खड़ी होकर ऐसे, तो उसका मल बहुत ही काम का है। भेड़ का भी मल बहुत ही काम का है खेती के लिए। सभी उपयोगी वस्तुएं मैं बताता जाता हूँ जो वैदिक कृषि में बात बताई है। तो इसमें पोटाश की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, वो खाद का काम बहुत ही अच्छा जमीन पर करती है। तीसरा फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस से भी बहुत सोर्स है, फॉस्फोरस भी बहुत जगह से मिलता अनेक माध्यमों से, और खास करके जो गंधक है, सल्फर है, सल्फर जो गंध है उसका नाम ही गंधक है। तो गंधक जो गंध वाली चीज होती है उसका कारण उसमें गंधक है। जैसे प्याज है, प्याज, लहसुन है, प्याज है, ऐसी बहुत सारी। अब फोस्फोरस के भी मैं दो चार सोर्स बताऊंगा, खास करके तो ये मल में ही फोस्फोरस होता है बहुत प्रमाण में। और एक होता है, मैं फोस्फोरस का भी बता देता हूँ, कैक्टस। मैंने पिछली बार बताया था फोस्फोरस का बड़ा स्रोत है कैक्टस। जो कैक्टस के जो नरेश भाई ने बताया था उदाहरण, वो खाद में डालने से भरपूर प्रमाण में फोस्फोरस है। कांटे वाले जितने भी वृक्ष है, जैसे बबूल हो गया, जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस की और दो तीन प्रजाति हो गई, जैसे बद्री हो गया, ये सारे जो कांटे वाले हैं, वो कांटे वाले वृक्षों के पर्ण में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। तो वो फास्फोरस आप खास करके कैक्टस का उपयोग करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। फास्फोरस बहुत मात्रा में जमीन में जाएगा तो फसल अच्छी होगी, और खास करके वो प्रमाण, उसका पोषक तत्वों का प्रमाण बहुत ही रहेगा जमीन पे। वो मैंने बहुत जगह पर देखा, इसलिए उसका खाद का प्रयोग किया है वहां पर फास्फोरस में। तो वो कैक्टस वगैरह की बात हमने फास्फोरस के लिए पिछली बार कर दी थी, इस बार भी मैं कहता हूँ। एलोवेरा वो यद्यपि कैक्टस वाली प्रजाति नहीं है, वो दूसरी प्रजाति में आता है, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत प्रमाण में फास्फोरस है। आप कुमारी का, घृत कुमारी का अथवा एलोवेरा का भी उपयोग कर सकते हैं। गंधक के लिए हर साल पे कहीं ना कहीं प्याज और लहसुन मिलता है, जो बहुत सस्ता मिलता है, साल में एक बार। तो 20, 25, 50 किलो लेकर साल में जब सस्ता हो, बिगड़ गया हो, निकालना हो, तो आप खेती कर रहे हो तो कहीं से प्याज, लहसुन ये सब ले लीजिए। बिगड़ गया हो ऐसा, 1-1 रुपये, 5-5 रुपये किलो आ जाता है, 20-25 किलो या 50 किलो आप खेत में डाल दीजिए, तो भरपूर मात्रा में गंधक मिलेगा जमीन को। आपको गंधक का पता है, सल्फर जिसको हम कहते हैं, तो वो दवाई के लिए भी बहुत हमको काम का है। हमको पता है कि आयुर्वेद में गंधक से बहुत दवाई बनती है, रस औषधियों गंधक से बनाई जाती है। गंधक का बहुत जगह पर प्रयोग होता है औषधियों के लिए। जमीन के लिए भी गंधक आया तो वो रसायन की इफेक्ट करता है पेड़ पौधों में। कौन से पौधे पर गंधक बहुत ही अच्छी इफेक्ट करता है वो हम कभी देखेंगे, उसका मैं पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ लिस्ट, कि ये फसलों में गंधक बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाएगा आपको।
तो गंधक बहुत ही जरूरी है। वो गंध वाले पदार्थों में, जैसे तीव्र गंध जिसमें होती है उसमें गंधक होता है, जैसे पलांडु, प्याज है, जैसे लहसुन हो गया, ऐसे कोई भी, जैसे वन पलांडु मतलब जंगल में होने वाला प्याज होता है एक, जिसको वन पलांडु कहते हैं। वो चूहे को भगाता है, उसका एक कंद रख दिया तो खेत से चूहे भागेंगे। वो भी उसका बीज या फल हम अगली बार उपलब्ध कराएंगे आपको, ताकि आपको चूहा का बचाने के लिए खेत में क्या बोना है, सांप को बचाने के लिए क्या बोना है, तो मैं अलग 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 प्रकार से क्या क्या वनस्पतियां किस एंगल पर बोनी है, और उससे आपको खेती में क्या क्या फायदा होगा, कौन से तत्व आपको जमीन पे मिलेंगे, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ अगले सेशन। आगे आएंगे तो ये 4 तत्व की बात मैंने बताई। तो ये 4 तत्व सामान्य रीत से जो वनस्पति में कुदरती रूप से है वो आप ले सकते हैं। तो आपको जो आर्टिफिशियल है ऐसे खाद नहीं डालने पड़ेंगे जो जहरी होते हैं। तो ये नेचुरल चीजों में जो जो कुदरत ने रखा है, वो चाहे पोटेशियम हो, फास्फोरस हो, गंधक हो या नाइट्रोजन हो, वो भरपूर प्रमाण में कृषि को मिले, जमीन को मिले, क्योंकि हम उतने प्रमाण में ले रहे हैं उतना हमको देना जरूरी होगा। तो वो उस तरह से आप आयोजन करके ले सकते हैं। तो पहले के लोग ऐसा आयोजन करते थे। अब उसको पोटास नाम पता नहीं था, फास्फोरस नाम पता नहीं था, नाइट्रोजन नाम पता नहीं था, लेकिन कंसेप्ट पूरा पता था। उसको ये पता था कि ये तत्व इसी वनस्पतियों में है, तो हम इसको डालकर अच्छी फसल ले सकते हैं, शुद्ध सात्विक फसल ले सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे। खेती की शुरुआत बीज से होती है। तो बीज पर आज तक कोई संस्कार की बात मॉडर्न साइंस ने नहीं बताई। हमने सबसे पहले प्रयोग बीज के ही बताए हैं, क्योंकि शुरुआत बीज से होती है। जैसे मॉडर्न साइंस में गर्भ संस्कार का कोई कंसेप्ट नहीं, वो ऐसा मानते ही नहीं है कि गर्भ संस्कार में गर्भ के ऊपर कोई इफेक्ट होती है, पहले ऐसा मानते नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे मॉडर्न साइंस आगे बढ़ा तो ये मान्यता है कि गर्भ को न्यूरॉन्स बनते हैं, और वो प्रति मिनट में 400 से ज्यादा न्यूरॉन्स बनते हैं, और वो लाइफ टाइम टिकते हैं। तो ये न्यूरॉन्स जब बनते हैं तो उसकी परिस्थिति, उसका मानसिक अवस्था, उसकी शारीरिक अवस्था सभी उस पर इफेक्ट करते हैं। तो आज का साइंस मानने लगा मॉडर्न की गर्भ संस्कार जैसा भी कोई वस्तु होती। उसी तरह से अभी सीड लाए हम, तो सीड को जर्मिनेशन ज्यादा करने के लिए कौन संस्कार है वो लोग मानते नहीं है। लेकिन संस्कृत का कोई भी कृषि का मैं ग्रंथ देखता हूं तो उसमें बीज के लिए उपचार अर्थात बीजों का संस्कार करने का बताया है। बीज को जर्मिनेशन जल्दी हो सके, बीज जल्दी अंकुरित हो जाए, उसको रोग न लगे, ये अनेक कारणों से बीज को उपचार करना होता है। उसका पूरा का पूरा एक अध्याय है बीज के उपचार का। तो अलग अलग बीज को अलग अलग वस्तुओं से भावित करना होता है, भावना देनी होती है, जिसको भावना। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध तेल है, जो मैं तेल यदि बना पाया हूँ, मैं थोड़ा बहुत प्रमाण में सालों पहले मैंने गुरुजी के आगे बनाया था। अंकोल तेल बताते हैं। अंकोल के एक फल आते हैं, उसका एक तेल निकलता है जिसको अंकोल तेल बहुत लोग बेचते हैं आज, लेकिन वो नकली होता है। तो ओरिजिनल अंकोल का तेल निकल जाए यदि, तो अंकोल के तेल में इतनी ताकत है कि वो बीज को तुरंत अंकुरित कर देता है। अंकोल कल्प नाम का एक कल्प पूरा बताया है। बहुत जगह पर अंकोल की बात आई है, अंकोल फल की। मैं अगली बार उसका पौधा भी बताऊंगा आपको, और उसके फल भी, छोटे छोटे बीज भी बताऊंगा। तुरंत मैं अगली बार उसका तेल निकाल दूंगा, क्योंकि तेल उसका बहुत काम का है खेती के लिए, और भविष्य में आयोजन करेंगे कि वो सबको पहुंचा दे। अब क्या होता है, मैं आपको सिंपल उदाहरण गांवों में एक खेल खेलने के लिए आते थे, जिसको गुजराती में हम तरगारा बोलते, तरगारा कहते हैं। तो उसका हिंदी वर्जन मुझे पता नहीं, लेकिन रामा मंडली ऐसी कोई मंडली जो खेल करती है रात को, पूरे सुबह तक वो खेल करती है। वो मंडली को हम यहाँ पर एक विशेष नाम से जानते हैं। वो लोग आते हैं और ऐसे अलग अलग प्रकार के खेल करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। अब ये खेल का एक पार्ट ऐसा भी था कि वो लोग बीज लाते थे। वो लोग बोलते थे कि आप अपने अपने घर से बीज लाओ। तो कोई गेहूं का लाता था, कोई बाजरी का लाता था, कोई कुछ लाता था, कोई कुछ लाता था। वो बोलता था कि आपको ये बोए तो कितने दिन के अंकुरित होते हैं? वो बोले 7 दिन। कोई बोलता था 15 दिन। बारिश आए ये तो वो बीज लाते थे।
अब वो क्या करते थे, वो उसको कहीं भिगो देते थे अंकोल तेल, और उसको फिर थोड़ा रख देते थे 3-4 घंटे तक, फिर उसको बो देते थे। या तो वो शाम को कलेक्ट कर लेते थे भीग कर और बोलते थे ये लो ये बीज है आपका या मेरा, हम लोग बीज ये बो देते हैं। अब उसमें सुबह सुबह होते 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 वो अंकुरित हो जाता। तो वो बताता था कि ये देखो ये भगवान की, ये माता जी की इतनी सत्यता है, इतना सच है कि देखो बीज अंकुरित हो गया, ये तुरंत, इतनी कुदरत की हम पर मेहरबानी, यहाँ पर ये माता जी का। अब वो माता जी का और ये पिताजी का और भगवान का इसमें रोल नहीं है, भगवान का रोल कुछ और है, परमात्मा का रोल। वो हम कभी वेदों के बाद देखेंगे कि उनको पूरी सृष्टि चलाने में क्या उनका, लेकिन ये एक सिंपल साइंस है। तो ये लोग श्रद्धा बढ़ाने के लिए अपने प्रति कुछ उसको पैसे दे दे, इस कारण से वो खेल करते थे, वो एक खेल का हिस्सा था। और वो समझाते थे, लोगों को चमत्कार लगता था कि रात को बोया बीज और सुबह अंकुरित हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो लोग जो मैं मिला, तो वो लोग जो उपयोग करते हैं वो अंकुल तेल का उपयोग करते हैं। अंकुल तेल में वो भिगो देते हैं और उसके बाद वो बीज डाल देते हैं। गुजरात के लोग होते हैं, उसको पता होगा कि ये बहुत सालों से यहाँ पर वो खेल देखते हैं कि सुबह वो बोते, रात को बोते हैं, सुबह अंकुरित हो जाता है, इतना फास्ट जर्मिनेशन होता है उसका। तो ये किससे होता है, वो अंकोल तेल से होता है। अंकोल तेल नाम का एक तेल आता है, आज डुप्लीकेट मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि वो निकालने की विधि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आयुर्वेद का जो अच्छा जानकार होगा, जिसको यंत्र की भी पता होगी, औषधि की भी पता होगी, वो निकाल पाएगा। हमने एक बार निकाला है सालों पहले, अभी दूसरी बार हम निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़ा निकलता है तो मैं कुछ किसानों को 5-10 को दूंगा, वो अपने यहाँ देखेंगे, तो जर्मिनेशन फास्ट होगा। तो कृषि में बहुत ही अच्छे प्रयोग हम वैदिक पद्धति से कर पाएंगे। दूसरा प्रयोग, ये तो अभी हम करने वाले, उसकी बात बताई। दूध को बीज में अलग अलग वस्तुओं में बोने का विधान है। जैसे दूध में मिनिमम 6 घंटे से लेकर 10 दिन तक, 15 दिन तक उसको रखा जाता है, डिपेंड्स अपॉन कि वो कौन सा बीज है। वो उसको फास्ट वो उग जाते हैं, उसमें जर्मिनेशन का रेशियो बढ़ जाता है और फास्ट उसकी, और उसको कोई रोग नहीं लगते। अब ऐसा पहली बार हमने संस्कृत आर्य गुरुकुलम की तरफ से बताया था, और कृषि के प्रयोगों में ये बीज को दूध में भिगोने का नहीं बताया। हमने गुरुवर्य ने बीज के व्याख्यान किए, तो एक तो बीज किस तरह से कलेक्ट किया जाए, दूसरा बीज चंद्रमा की चांदनी से कैसे पता चले कौन सी फसल होने वाली है, वो प्रयोग बताया। तीसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है बीज के उपचार का, तो उसका उपचार प्रॉपर किया जाए तो बीज को इतना फलेगा, बीज इतना जर्मिनेशन फास्ट होगा, और उसमें फल फूल और इतने स्वादिष्ट आएंगे, इतने उत्तम प्रकार के आएंगे। तो ये भी एक प्रयोग है। अब ये प्रयोग 2 लोगों ने किया है, एक दीपक चौधरी जी है और एक नरेश मकवाना जी है। दीपक चौधरी जी है मीटिंग में, आप देखिए दीपक, दीपक जी, दीपक, हेलो। नहीं आचार्य जी, वो ओनली को होस्ट को ही बात करने का मौका क्या है। क्या मतलब वो लोग बात नहीं कर सकते हैं। जी, मकवाना जी बात कर दीपक सकते हैं। मकवाने जी को मैं ले लेता हूँ। नरेश भाई, हेलो। नरेश भाई भी नहीं है। नरेश भाई नहीं है अभी मीटिंग पे। नहीं है, नहीं है। ओके, और हाँ दोनों नहीं है आचार्य जी। कौन कॉन्टेक्ट हाँ, इज वो उनको अनुभव है, उन्होंने ये प्रयोग किया है दोनों ने, कि बीज को जब दूध में रख देते हैं और दूध में रखकर फिर उसको किस तरह से करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल बताएंगे। नरेश भाई नहीं है, देखिए तो। नरेश भाई, आप रहने से हाथ हैंड रेज कीजिए, लेकिन नहीं है, और नाम यन में देख रहा हूँ। हाँ, नरेश भाई नहीं है। आचार्य जी, हाँ? नरेश नाम का नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है नरेश नाम का। ठीक है, नरेश भाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो हैंड रेस कीजिए। नरेश भाई है तो, यदि दीपक हाँ भाई नहीं है नहीं, तो भी नहीं है है। वनिता वनिता मकवाना बोल के है, दूसरा नाम से ज्वाइन हुआ है, करेक्ट। हाँ 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 शिवप्रसाद हाँ गारू, हाँ शिवप्रसाद गारू। जी, हाँ, ओ वनिता, वनितास मकवाना पुणे। अनम्यूट किया हूं उनको। मकवाने जी आप ओके जी। ओके। नरेश जी बात कीजिए आप। हेलो। आपका अनुभव बोलिए, आपका अनुभव बोलिए नरेश।
हेलो। आपका वीडियो भी मिजान कीजिए। नहीं तो को होस्ट कीजिए ना, जरूरत है क्या? ओके। मकवाना जी, नरेश मकवाना जी, आपका ऑडियो चालू है। ऑडियो करिए। ऑडियो चालू है। पोस्ट हो गया। को होस्ट पे गए नरेश वनितास मकवाना जी आ गए ना? वनितास मकवाना जी, ऑडियो वीडियो भी चालू है। वीडियो भी चालू है। बात कीजिए जी। बात कीजिए प्लीज। हाँ, नरेश जी बात अपना अनुभव बताइए दूध में भावित करने का। नरेश जी आगे बात नहीं कर रहे। नरेश जी आप कुछ वॉइस देखिए, नहीं आ रहे। नरेश भाई का वीडियो चालू है लेकिन बात नहीं कर पा रहे। अब बात कीजिए। नहीं, नहीं आ रहा है आपका ऑडियो। आचार्य जी नहीं तो लास्ट में कोशिश करेंगे। हेलो। हाँ, नरेश भाई को बोलिए कि वो। हेलो। हेलो नरेश जी, मेरा हाँ, आ रहे हैं। नहीं वीडियो है। हाँ, वीडियो है लेकिन ऑडियो नहीं आ रहे, कुछ टेक्निकल हाँ, प्रॉब्लम। ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है एक्चुअली। ऑडियो वीडियो दोनों है, चालू है। दोनों चालू है। दोनों चालू है। ओके। नहीं तो आचार्य जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी। लास्ट में अनुभव बोलेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लगता है। नरेश जी उतने में आप टिक कीजिए, वो सही कीजिए। आपका जो है, आपका जो ऑडियो सही कीजिए। आपका कभी भी चालू होने से आपको देंगे क्योंकि टाइम जा रहा है। तो आचार्य जी कंटिन्यू करेंगे। आप रेडी होने से आप जो है बात कीजिए। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके पास। आचार्य जी आप कंटिन्यू कीजिए। वो नरेश मकवाना जी एंटर किए हैं। ओके, वो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। शिवा गारू, शिवा गारू दूसरा मोबाइल से ज्वाइन हुए हैं। नरेश मकवाना जी अभी दूसरा मोबाइल से ज्वाइन हुए आचार्य जी। शिवा गारू, नरेश मकवाना जी को दीपक है, इंडियन फार्मर दीपक है, इंडियन फार्मर। इंडियन फार्मर दीपक। ओके 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 ओके, उसको ले लीजिए, इंडियन फार्मर दीपक। मैं डी में देख रहा था। इंडियन फार्मर दीपक है, देखिए। शिवा गारू इंडियन नरेश भाई आ गए, चलिए। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हेलो नरेश भाई, आप भावित किया था उसकी थोड़ी बात बताइए, दूध के भावित का प्रयोग। हाँ हाँ, हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। हाँ, हमने पिछले सीजन में, खरीफ सीजन में, सॉरी रबी सीजन में गेहूं को और चना, उसको हमने दूध से बीज उपचारित किया था। तो जो चना है वो नॉर्मली बहुत ही हार्ड रहने से उसको अंकुरित होने में टाइम लगता है, लेकिन ये बीज में उपचारित करने से तो दूसरे दिन ही उसको स्प्राउट आ गया था। और वैसे ही गेहूं को भी जो हमने उपचारित किया था और उसको शेड में सुखाने के बाद दूसरे दिन उसको बो दिया था। और एक थर्ड प्रैक्टिकल किया था कि वो दूध को हर रोज 250 ml दूध में उसको भिगो दिया था और वापिस निकाल के उसको छांव में सुखा दिया था। ऐसे 5 दिन हमने करने से 5-6वें दिन जब भी हमने गेहूं को बुआई किया था
तो उसका नेक्स्ट डे में जो फील्ड में है उसको नेक्स्ट डे में उसको जर्मिनेट करके बाहर आ गया था, 1-1 इंच बाहर आ गया था गेहूं का। और उसी दूध में उपचारित करने से उसका जो स्वाद है, टेस्ट में भी उसका इजाफा हुआ था, बढ़ गया था टेस्ट। तो कहने का मतलब दूध का उपचार करने से उसमें मिठास बढ़ती है और बीज का जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो काफी बढ़ जाता है। ये हमारा पिछले साल का एक्सपीरियंस है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये देसी गाय का दूध ही है ना नरेश हाँ, भाई? देसी गाय का दूध। हम जब भी दूध की बात करेंगे तो देसी गाय का दूध होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं कंफर्म कर रहा था। और नहीं, जी, जी। सही है वो देसी गाय का दूध ही हमें लेना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर और एक बार बोलिए, जो सुन रहे हैं आपको संपर्क करेंगे। हाँ, 937 हाँ, आप बोलते रहिए। 100 हाँ 4061। ओके भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी दीपक जी को शिवा गारू, दीपक इंडियन फार्मर दीपक। इंडियन फार्मर, मैं डी में ढूंढ रहा था, इंडियन फार्मर में नहीं। हाँ, दीपक जी ने छत्तीसगढ़ के किसान हैं, उन्होंने भी कुछ प्रयोग पूछे थे और हमने बताए थे। उसमें कुछ एक दूध का भावित करने का प्रयोग उन्होंने किया है, वो उनको पूछिए। हेलो शिवा गारू, इंडियन फार्मर दीपक, इंडियन फार्मर दीपक। शिवा गारू, हेलो शिवा गारू। एक्चुअली सिंगापुर से ही होता है ये जो एडमिन करना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। उनको भी बहुत काम रहता है, वो सेशन ऑर्गेनाइज करते करते इधर इधर काम भी देखते रहते हैं। तो ओके, हम लोग दीपक भाई साहब को 10 मिनट बाद मौका देंगे। बाद में मौका देंगे। ओके, मैं चालू करता हूँ। अब ये इसको क्या कहते हैं ओरिजिनली, अभी एक प्रयोग के स्तर पर अभी ये किया था दूध का। ओरिजिनली उसको 10 दिन तक करना होता है, लेकिन आप 5 दिन से 4 दिन से 5 घंटे से शुरू कर सकते हैं। एक बार उसको भिगोया तो 4 घंटे से 8 घंटे तक उसको भिगोना होता है। उसके बाद उसको सुखाना होता है, जिसको आयुर्वेद की परिभाषा में भावना देना कहते हैं। तो वो पूरा का पूरा अपने अंदर तत्व ले लेता है सूख कर। वो सूखना का मतलब ये होता है कि जो बाहर का मॉइस्चर है वो चला जाएगा, लेकिन जो तत्व है वो बीज ले लेगा, ग्रहण कर लेगा और सारे तत्व को वो ग्रहण करता है। उसके बाद उसके जो गुण होते हैं वो बीज में आ जाएंगे, जर्मिनेशन फास्ट होगा उसका। नरेश भाई ने बताया कि बहुत ही अच्छा उसमें जर्मिनेशन हुआ। अब ये फायदा कहाँ करेगा, जिसकी परतें कठिन होती है वो बीज को जर्मिनेशन के लिए देर लगती है, समय लगता है, उसका फास्ट जर्मिनेशन होता है जब ये प्रक्रिया की जाए। तो ऐसे कुछ बीज बताए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की भावनाएं दी जाती है उसको परत तोड़ने के लिए। यदि ये परत जमीन में जाकर टूटेगी तो देर लगेगी, लेकिन यदि वो पहले से ही टूट गई तो आसानी से जर्मिनेशन हो जाएगा, आसानी से उसकी परतें टूट जाएगी और अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे, अलग अलग गुण मिलेंगे, वो अलग है। तो हम जैसे मॉडर्न साइंस से कलम करते हैं, एक की दूसरे में, दूसरे की तीसरे में, उस तरह से ये बीज का संस्कारित करने का, उपचारित करने का विधान। अच्छा, किस किस द्रव्यों से उपचारित करना है वो भी यहाँ पर बताया है। दूध से है, और भी सारी औषधियां है, उससे करना होता है। उसके बाद उसका एक धूपित किया जाता है जिसको धूपन देने का होता है। जैसे कोई पेड़ पौधों को कोई विशेष प्रकार के धूप देने से, जैसे मैंने बताया नैषधीय महाकाव्यम में श्रीहर्ष ने, वो नैषधीय महाकाव्यम की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। श्रीहर्ष बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अनेक क्षेत्र में उसने लिखा है। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बाकी रखा है कि जो उसको पता न। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब कुछ उसने लिख डाला है श्रीहर्ष। तो श्रीहर्ष ने बताया कि एक बार मैं गांव में गया, उसमें दाड़िम का ऐसा वृक्ष को रोग लग गया था, फल नहीं आते थे, फल कम आते थे। तो उसके लिए उसने क्या किया, भेड़ के बालों का धूप किया उन लोगों ने, और बाद में वो तुरंत फल आने लगे। तो उसका कहना ऐसा हुआ कि वहां के लोग जब फल नहीं आते थे तब ऐसा धूप करते थे तो दाड़िम के वृक्ष को फल आ जाते।
तो अनेक वृक्षों को कैसे कैसे फल आते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से संस्कृत साहित्य में वर्णन किया गया है कि फल को कैसे हम बढ़ा पाए, फूल को कैसे बढ़ा पाए, हमारी जो फसल है उसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ले पाए और सात्विक ले पाए। एक तो होता है प्रक्रिया कि हम चूस कर ले जमीन से, जैसे हम खाद का उपयोग करें, रासायनिक खाद का उपयोग करें और उससे चूस ले जमीन से सारे तत्व और हम ले। और दूसरा ये होता है कि हम अच्छे से अच्छे रसायन प्रयोग करें, जो आयुर्वेद ने रसायन प्रयोग मनुष्य के लिए बताए हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी रसायन प्रयोग करना होता है। वो रसायन प्रयोग करके हम बहुत अच्छी तरह से फसल ले सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और वो सात्विक फसल वो गुण से भी भरपूर होती है। अब आगे का जमाना ऐसा आएगा न्यूट्रिशन साइंस की, जब ऐसे आप खेती करेंगे तो उसकी न्यूट्रिशियंस वैल्यू बहुत ही बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बीज का संस्कार होता है। वो बीज से जो फसल आती है वो बहुत ही मीठी होती है, बहुत ही उसमें ज्यादा अच्छे तत्व होते हैं, स्वीट मतलब स्वीटनेस जिसको हम कहते हैं कि मधुरपन उसमें ज्यादा होता है, रोग लगने की संभावना कम होती है। अब अलग अलग प्रकार के खतरे कृषि के ऊपर 6 प्रकार के खतरे की बात रामायण में राम ने बताई। राम जब वन में जाते थे तो वहां पर अलग अलग 6 ऋषि के आश्रम में वो रुके और वहां के खेतों को वगैरह को उन्होंने देखा है। तो खेती के ऊपर 6 प्रकार के खतरे आते हैं, उसमें अतिवृष्टि है, अनावृष्टि, ज्यादा पानी गिरा तो क्या करना है, कम पानी गिरा तो क्या करना है, कीटक आ गए। पिछली बार हमको पता है कि आ गया था वृक्ष को खाने के लिए और बहुत सारी को खाकर चला गया था, वो हमको पता है। कृषि के ऊपर ऐसी 6 प्रकार की आपदाएं आती है, वो अगली बार हम उसको लेंगे कि उसके लिए क्या क्या औषधियां करनी है। ये एक प्रकार की चिकित्सा है, जिसको चिकित्सा अच्छी तरह से आ गई पेड़ पौधों की, वो अच्छी फसल ले सकता है, क्योंकि कभी भी रोग आ सकता है। कौन से तत्व की कमी से कौन सा रोग आएगा और वो तत्व की पूर्ति किस औषधि से करनी है, वो खेत के वो किसान के लिए सीखना बहुत जरूरी होता है। चिकित्सा ये मनुष्य की चिकित्सा होती है, उसी तरह से पादप चिकित्सा भी होती है। तो वो मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा एक एक प्रयोग करके, और मैं वही बताऊंगा जो ग्रंथों में लिखा है और प्रायोगिक अनुभव है। तो अनुभव है वो मैं समझ किसानों के पास करवाता हूँ, ताकि उसको थोड़ा बहुत घाटा हो तो भी वो उनकी तैयारी हो और वो सह सके। तो नरेश भाई जी है, दीपक भाई है, वो उनसे मैं बताता हूँ प्रयोग करो। अंकुल का तेल भी मिलेगा, मैं किसानों को दूंगा अपने निकाल कर, और उसमें आप देखिए जर्मिनेशन कितना फास्ट आता है। मैं खुद भी अपने खेत में ये प्रयोग करता हूँ सारे, और लोगों को बताता हूँ। मेरा मुख्य फोकस होता है वनस्पतियों पर, जो औषधीय काम पे आती है, उस औषधियों पर मैं ज्यादा फोकस करके वो प्रयोग करता हूँ। तो खास करके चरक और सुश्रुत ने 4 प्रकार की वनस्पति बताई है, उसकी मैं बात करूंगा ताकि आपको ग्रुप पता चल जाए वनस्पति। तो हम तो सब प्रकार की वनस्पति को एक गिनते हैं, लेकिन चरक ने बताई है कि 4 प्रकार उसमें होते हैं। तो उसके अनुसार हम अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए हम लोग विचार कर सकते हैं, कौन सी फसल में कौन सा संस्कार करना है, खाद डालनी है, कब बोना है, कब उसको व्यवस्थित रूप से हमको फसल लेनी है। तो इसके लिए 4 प्रकार है, उसने चरक ने और सुश्रुत ने। वनस्पति है, वानस्पत्य है, और विरुद्ध है, और लता है। ऐसे 4 प्रकार की बात कही है। इसमें से मैं 2 प्रकार की आज करूंगा, कि खास करके एक जो होती है वो वनस्पति अपुष्पा फलवंतो येते वनस्पते स्मृता, जिसको फूल नहीं आते हैं सीधे फल लग जाते हैं, उसको वनस्पति कहा। आप ये टर्मिनोलॉजी को समझिए कि वनस्पति किसको कहते हैं, जिसको फूल नहीं आते हैं, फ्लावरिंग नहीं होता है, उसका सीधा फल आते हैं, जैसे गुलर हो गया, जैसे वट वृक्ष हो गया। तो ये सभी जिसको फ्लावर नहीं आते हैं, फ्रूट आते हैं सीधे, उसमें उसकी जमीन के भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, उसका हम उपयोग करेंगे खाद बनाने। जैसे वट वृक्ष की मिट्टी का हम उपयोग करते हैं खाद बनाने के लिए, जीवामृत बनाने के लिए, बहुत सारे खादों में उसका प्रयोग होता है। तो वनस्पति बताया है जिसको फल तो आते हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती। तो इस प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं जो तुरंत ही बीजों को, और उस वृक्षों की आयुष्य बहुत ही बड़ी हो, बहुत लंबा जीते हैं वो वृक्ष, बहुत ही उसके मतलब अलग जगह पर फैलते हैं, जीते हैं, उसमें बहुत सारा जीवनीय तत्व होता है। इसलिए उसके जो फल आते हैं, आपने देखा होगा उसमें तुरंत कीड़े हो जाएंगे। आपने औदुंबर वृक्ष के फल को देखा होगा तो तुरंत उसमें कीड़े लग जाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा जीवनीय तत्व है,
कीड़ा लगेगा ही लगेगा, पड़ा कि तुरंत कीड़ा लग गया उसके फल को। दूसरे फलों को इतना जल्दी कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए उसके फल हम लोग खाते नहीं है, क्योंकि कीड़ा बहुत ही जल्दी पड़ता है। लेकिन उसका बहुत ही अच्छा उपयोग उसके फलों का और उसके नीचे की मिट्टी का खाद में हो सकता है। तो सबसे पहली बात बताई कि जिसको फ्लावरिंग होने के पहले ही, मतलब फ्लावरिंग जिसमें होता ही नहीं है, फल ही सीधे लग जाते हैं, इसको वनस्पति कहते हैं। अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृताः, ये सुश्रुत ने और चरक ने बताया। आगे जाकर ऐसा बताया है कि वानस्पत्य किसको कहते हैं, द्रुम किसको कहते हैं, वृक्ष किसको कहते हैं। हम तो एक ही बात जानते हैं, वनस्पति वृक्ष सबको कहते हैं, लेकिन वहां पर बताया है कि पुष्पैर फलान्वितम यद यद ते वृक्षाः द्रुमा स्मृता। पुष्पैर फलै, जिसको पुष्प आने के बाद फल आते हैं, जैसे पहले उसका फ्लावरिंग का टाइम होता है और उसके बाद उसको फल आ जाता है, उसको द्रुम वृक्ष कहते हैं। तो आम है, आम को पहले फ्लावरिंग लगेगा, उसके बाद फल आ जाएंगे। जैसे दाड़िम है, उसको पहले फ्लावर होगा, उसके बाद फल आएंगे। तो ये सारे वृक्ष है। वनस्पति मतलब फूल आने से पहले जिसको फल आ गए, ये वनस्पति है। उसका ज्यादातर उपयोग हम खाद में करेंगे। जिसको फूल आने के बाद फल आए, उसके पर्णों का उपयोग करेंगे। बहुत जगह पर पेस्टिसाइड में भी बहुत वनस्पतियों मतलब वृक्षों का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम वृक्ष कहेंगे, वानस्पत्य कहेंगे, सॉरी वानस्पत्य कहेंगे इसको, या द्रुम कहेंगे। तो ये वानस्पत्य अर्थात जिसको फ्लावर आने के बाद फ्रूट आ जाता है। फ्लावर होता है, उसके बाद फ्रूट में कन्वर्ट होता है, तो फ्लावर के बाद फ्रूट लगता है, तो उसको वानस्पत्य कहेंगे। तीसरा है औषध। तो आयुर्वेद में तो ऐसे औषधि बहुत सारी बताई है, वो औषधि अलग है। हम जब कृषि को देखते हैं, कृषि को लेकर हम बैठते विचार करते हैं, तो कृषि शास्त्र के अनुसार औषध कौन सा है, तो औषधा फलपाकांता, औषध फलपाकांत। एक पेड़ एक भी बार फसल दे उसको औषध कहा जाता है। जैसे गेहूं बोया तो गेहूं का एक पेड़ एक ही बार फसल देगा, कितना भी आप कर लो, एक पेड़ में दूसरी बार फसल नहीं आएगी। तो फल आने के बाद, फसल आने के बाद जिसके पाक का नाश हो जाता है, एक ही बार जो फसल ली जाती है, उसके बाद हम उसको काट देते हैं, उसको निकाल देते हैं, उसको औषध कहा जाता है। क्योंकि एक पेड़ बार बार फल देता है, आम का, दाड़िम का, जमरूक का, ऐसे अनेक वृक्ष है जो बार बार फल देते हैं। लेकिन आप देखो, गेहूं का पेड़ आपने बोया तो गेहूं का पेड़ होता है, वो एक ही बार फल देगा, फल आते ही उसका नाश हो जाएगा। फल दे दिया, उसका काम खत्म हो गया, वो वृक्ष ही चला जाएगा, फिर दूसरी बार फल देने के लिए वापस दूसरा बोना होता है। तो औषधा फल पाकांता, औषध किसको कहते हैं, फल से अनुसार पाको। अब आगे उसका काम आएगा। ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका आगे काम आएगा खाद के समय पर, पेस्टिसाइड्स की बात करेंगे उस समय पर, जर्मिनेशन की बात करेंगे उसके बीज की, तब ये काम आएगा। तो ये तीसरी बात हो गई औषध की। और चौथी बात, लता के फैलता है, जैसे गिलोय है, वो ऊंची चढ़ती है, इसी तरह से बहुत सारी लताएं होती है, वो ऐसे फैलती है, उसको लता कहते हैं। तो इसको हम लता के वर्ग में ले जाएंगे कि अलग अलग फैलती है। बहुत जगह पर अलग अलग प्रकार बताए, उसमें प्रकांड भी बताया है, जो थल से अपना जो स्थल, वो मतलब बीज का जो थल होता है उससे भी वो फैलते हैं, जैसे केले होते हैं तो वो वहां से फैलते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे प्रकांड की कभी। अनेक प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, वृक्ष शास्त्र में, वनस्पति विज्ञान में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। उसके बहुत सारे प्रयोग, केले को बढ़ाने के लिए और सारी वनस्पतियों को बढ़ाने के लिए बताया है, वो किस वर्ग की है और कौन सा खाद उसमें डाला जाना चाहिए। तो मॉडर्न साइंस वहां पर पहुंचा नहीं है, वो केवल बताता है सबके लिए डीएपी, सबके लिए यूरिया, सबके लिए पेस्टिसाइड्स में अलग अलग प्रकार की रासायनिक दवाएं। लेकिन आयुर्वेद में हरेक वृक्ष वनस्पति का स्वभाव जानकर उसके अनुसार उसका खाद में उपयोग करके, वनस्पति के साथ उसका संबंध जानकर, इतना गहरा ऋषि मुनियों ने वनस्पतियों के बारे में, उसके जमीन के बारे में, कृषि के बारे में सोचा है। तो चौथा जो प्रकार है लताओं का, वो भी बहुत ही उपयोगी लताएं होती है। तो कृषि में आप कौन सी लताएं डालोगे, जो हम सराउंडिंग जो एरियाज होता है, जो कृषि के आसपास का, जहां पर हम अलग अलग प्रकार की रक्षण के लिए दीवारें करते हैं, उसमें आप लताएं डाल सकते हैं।
वो बहुत ही अच्छा काम करती है, कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी। तो इसको कृषि के लिए कौन से वृक्ष वनस्पति उपयोगी है, और उसके कोई कोई जंतु, जैसे चिड़िया आती है तो हमको लगेगा कि वो चिड़िया है, वो हमारा सब खा जाती है, अनाज वगैरह, रक्षण करना चाहिए, लेकिन चिड़िया भी बहुत जरूरी होती है। गुल्लर का बीज यदि चिड़िया ने खा लिया या वटवृक्ष का खा लिया, उसके बाद में प्रोसेस करके वो डालती है, तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि उसका जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है। चिड़िया का जो मल होता है उसके जैसा खाद जगत में एक भी नहीं, सबसे पहला चिड़िया का मल आता है। कुदरत ने रचना ऐसी की है कि चिड़िया वहां पर आएगी, वो वहां पर मल करेगी, वो मल से जर्मिनेशन बीज में होगा, खाद खेत में अच्छे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। तो चिड़िया जब से गई है तब से खेत में कम हो गया है, तब से पोषक तत्व कम हो गए हैं, और चिड़िया यदि चली जाएगी तो जमीन बंजर हो जाएगी। इतने पोषक तत्व चिड़िया देती है। तो अनेक जगह पर ये पूरा का पूरा सृष्टि चक्र है, वो चिड़िया से, मक्खियों से, खेत से, वृक्षों से पूरा एक चक्र पूरा होता है। एक दूसरों के आधार पर ये लोग जीते हैं। हमको लगता है कि वो नुकसान करती है, लेकिन नुकसान अवश्य थोड़ा करती है, उसका ध्यान भी रखने को बताया है, लेकिन वो जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि वो चिड़िया चली जाएगी तो खेत हो, तो उसका किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं खेत में, उसकी मल का कैसे उपयोग कर सकते हैं खाद में, ये मैं बताऊंगा। खास करके आज जो मैंने बताया वो जीवामृत के लिए, खाद के लिए। इस तरह की मिट्टी जो वनस्पति के नीचे की मिट्टी है वो लेनी है, जिसको फ्लावरिंग के बिना फल आते हैं, उसके नीचे की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। जैसे हमने औदुंबर में देखा, वहां ज्यादा पानी होता है। वट वृक्ष के नीचे की मिट्टी बहुत ही पोषक तत्व वाली होती है, इसलिए उपयोग करती है। तो वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध, ये 4 प्रकार सरकने और सुश्रुत ने गिनाए हैं वनस्पति। अब आगे किस किस का खाद में हम कैसे प्रयोग करेंगे, किस तरह से क्लासिफिकेशन करके हम उसका उपयोग करेंगे, आगे जाकर मंत्र की कृषि कैसे करेंगे, अग्निहोत्र कैसे करेंगे, और किस किस में क्या क्या चीजें हैं, उसका उपयोग करके हम उसकी जैसे खेती को किस तरह से वैदिक लाइन पर ले जाएंगे। अभी वैज्ञानिक लाइन पर जो अभी हम लाते हैं, तो उसमें बहुत सारे रासायनिक उसमें खाद डालने पड़ते हैं, और आज हम कैंसर वगैरह रोग दिखते हैं। और वो केवल आहार नहीं रहेगा। आप यदि वैदिक कृषि करेंगे तो वो आहारी औषध बन जाएगा। सारे औषधि के जो न्यूट्रिशियंस है वो सारे उसको मिलने लगेंगे, क्योंकि कोई कोई पोषक तत्व पत्तों में है। जैसे मैंने बताया, शमी के पत्तों में भरपूर नाइट्रोजन है, उसी तरह से बहुत सारे रोग मिटाने की शक्ति है वो पत्तों में है। वो जमीन पे जाएगी, जमीन ले लेगी उसको, वो बीज को देगी, बीज अंकुर को देगी, अंकुर वनस्पति को देगा, वनस्पति अपने पर्णों को, फूलों को और फलों को देगी, और वो फिर हम खाएंगे तो वो तत्व हमारे में आएगा। इसलिए संस्कृत में उसका नाम शमी है। शमी की व्याख्या करते हुए अमरकोश जो कोशकार है उसने लिखा है, शामयति रोगान इति शमी, जो हरेक रोगों का समन करती है वो शमी है। तो आप नाइट्रोजन के लिए खाद लाने की बजाय आप एक शमी का वृक्ष बो दे, उससे पत्ते जमीन पर गिरेंगे और वो जमीन नाइट्रोजन से भरपूर हो जाएगी। तो मैंने 4 तत्वों की जो मॉडर्न साइंस के अनुसार बात की, अलग अलग तत्व वो जमीन को वनस्पतियां देती है। ऐसी वनस्पति का अथर्ववेद में और सारी संहिताओं में क्लासिफिकेशन किया गया है। वो सारी की सारी कृषि की में गुजरात के बहुत सारे किसानों ने या बहुत ज्योतिर्विदों ने, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है, उन्होंने ये वनस्पति का वर्गीकरण करके एक चार्ट बनाया है। जल्दी आपके सामने में इस तरह का एक व्यवस्थित चार्ट रखूंगा, तो आप कौन सी वनस्पति अपने खेत में बोनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, वो आप बो सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। खेत में वनस्पति होनी ही चाहिए, वृक्ष होने ही चाहिए, सभी प्रकार के अलग अलग वर्गों की वनस्पति को आप खेत में बोएंगे तो वो बहुत ही अच्छा ऊर्जा, बहुत ही अच्छा पोषण आपके फसलों को देगी। तो ये एक मेरा वक्तव्य अभी था, वो मैंने अभी बताया। खास करके एक प्रयोग जो बीज का रह गया है दीपक भाई का, जो उन्होंने भी दूध से भावित करके बीजों को बोया था, लाभ हुआ है। यदि शक्य है तो उसको समय मिलेगा, नहीं तो उसको अगली रविवार को बताएंगे कि वो अपना अनुभव शेयर करें। तो जी डिसाइड करेंगे, अभी समय हो गया हो तो अभी उसको समय अगली है बार आचार्य बताएंगे। जी, अभी समय है। अब आप आगे अभी समय बताइए। है, समय आचार्य जी, अभी समय है। दीपक भाई आप अनम्यूट करके, ठीक, दीपक भाई को होस्ट है आप।
अनम्यूट हाँ। कीजिए। ठीक। हाँ दीपक भाई। हाँ ओके, वीडियो वीडियो भी ऑन कीजिए, वीडियो भी जी। ऑन कीजिए दीपक भाई। वीडियो ऑन, हाँ हाँ वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन है गुरुजी। हाँ वीडियो ऑन कीजिए यार दीपक जी। एक मिनट, एक मिनट, जी। वीडियो ऑन कर रहा हूँ मैं। वीडियो, हाँ ओके। हाँ, आपका अनुभव अनुभव बोलिए, बहुत बढ़िया। खेत में है। खेत में है। अच्छा हाँ। बोलिए बोलिए। हाँ आप अनम्यूट हो जाइए दीपक जी। म्यूट है लगता है ना? हाँ अनम्यूट। हाँ अनम्यूट, अभी अनम्यूट। हाँ हाँ ठीक जी। है, हाँ ठीक है। मैंने हाँ। ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मूंग लगी है। हाँ। इसको मैंने 26 तारीख को बोया था। उससे पहले इसका बीज उपचार मैंने देसी गाय के दूध से 4 घंटे भिगोया था। हाँ। उसके बाद मैंने उसमें घी, जो गुरुजी ने बताया था कि घी से उसको ऐसे लेपन करना है। हाँ। लेपन करने के बाद फिर मैंने उसमें गूगल और विडंग का धूपन दिया था घी के साथ, कंडे के साथ। और उसके बाद अंत में बोने जस्ट पहले मैंने उसमें लगाया था शहद। वही मैंने गुरुजी के यहाँ से मंगाया था। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ आ रही। हाँ। तो ये जर्मिनेशन मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। ये खेत में बहुत पानी बहता है गुरुजी, और 26 तारीख को मैं लगाया था। 27 और 28 तारीख को बहुत तेज बारिश हुई। तो 26 तारीख को बो चुका था, 28 तारीख को 27 तारीख को सूखा था, 28 तारीख को बहुत तेज बारिश हुई, बहुत बहा हुआ। 28 तारीख को पूरा अंकुर, मतलब एक उंगली मेरी, एक उंगली से ही बड़ा, उंगली होती मिडिल फिंगर, उससे ही बड़ा पूरा 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 का पूरा। मैंने उसका वीडियो भी रखा है उसका। हाँ। पूरा का पूरा जर्मिनेशन हुआ, मतलब बीज मेरा बहा भी नहीं। ये रहा तो उसका। जर्मिनेशन बढ़ा है उसमें, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी मेरे जो बीज है ना, एक भी मेरे को नहीं लगा कि, मैं देख रहा था कि ऊपर थे, मतलब बीज कुछ बह के आ रहे थे। एक नदी का बहाव यहाँ से पानी आता है, पूरा का पूरा पूरा का पूरा, एक भी बीज मेरे को एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दिया खराब हो रहा है, चींटी ने खाई है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया मुझे। ओके, मतलब आपको बीज में क्या क्या दिखाई दिया कि जर्मिनेशन बढ़ा है और रोग नहीं आया है और ज्यादा उसका रेशियो बढ़ गया है, उगने का जो 10% 20% फेल जाते हैं वो नहीं हुआ, ऐसा आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल पूरा का पूरा रहा, इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ इसमें। एक भी मतलब बीज मेरा बेकार नहीं गया, पहली बात तो। और आप देख रहे होंगे अभी मैंने खाद नहीं दिया हूँ, कुछ भी नहीं दिया हूँ, उसी के बल पे भी चल रहा है। ये पूरा मतलब ये 25 एकड़ में लगा, आप देख रहे हैं, दूर तक मैं दिखाई नहीं पा रहा हूँ आपको, पूरा आगे तक खेत है वो, और आगे तक ये वो लगा हुआ, धुंध दिख रहा होगा आपको, तो ठीक दिखाई दे रहा है। तो इसमें पूरा का पूरा जर्मिनेशन है गुरुजी। दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, अपना भाई लोग जो है आपसे बात करेंगे जी। जिनको जरूरत। आपका नंबर बोल दीजिए दीपक। नंबर बोल दीजिए। 735-489-298। पुनः बोलना है? नहीं, एक नंबर कम आ गया दीपक भाई। हाँ 735 हाँ 485 485 ओके 9298। और मैं सारे वीडियो बना के रख रहा हूँ इसका, गुरुजी के सारे प्रयोग में पूरा करूंगा। हाँ, तो हम अगली बार ग्रुप में है। ओके हाँ जी। तो मेरा बात हुआ। और हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो और कुछ प्रयोग किए थे आप? और कुछ प्रयोग किए थे? वैसे जैविक खेती तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ मैं, और गुरुजी की कुछ अभी नए लेटेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि पहला पानी जो हमने दिया था, उसमें दूध का पानी दिया था, जो मतलब सिंचाई। ओके। सिंचाई दूध का पानी हमने कुएं में डाल दिया था, और उससे हमने रेन पाइप से हमने बहा दिया था उसका। पहला पानी हमने दूध का दिया, गुरुजी ने बताया था कि पहला पानी दूध का देना। तो ये सब दूध का ही अभी है, जितना भी है। अभी कोई खाद नहीं डली, गोबर खाद, पंचगव्य खाद बनी हुई है। अगर 2 मिनट आपको दिखाऊंगे, मेरे पास 12,000 लीटर का टैंक है, 1,000 लीटर, एक टैंक है 1,000 लीटर का। तो मैंने तो पंचगव्य बना के रखा है, कुछ तरल खाद बना के रखी हुई है, मैंने अभी दी नहीं है। तो आप अगर देखना चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कितने गाय रखे हैं भाई साहब, आपके पास कितने गाय हैं? मेरे पास जो हमारे पास एक है यहाँ पर, शहर से 11 किलोमीटर है, तो वहाँ सारा हम लोग लेकर आते हैं। मैं खरीदता हूँ 60 रुपये लीटर, और घी खरीदता हूँ 2500 रुपये लीटर।
हाँ, ओके 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 ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप हाँ, आप लोग कॉल करेंगे, प्लीज आप लोगों को गाइड कीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैसे भी आप मुझे करें, मैं जो हेल्प कर सकूं, मैं चाहता हूँ जैविक खेती सिखाएं। हमें कॉन्सेप्ट भी चालू कर रहे हैं कि यहाँ खेती करें लोग। नहीं नहीं, बहुत सुंदर। ये डॉक्यूमेंटेशन होना है, वीडियोस करना है, और लोगों को ये ज्ञान जो है, पूरा भारत को ये ज्ञान जो है, जहर मुक्तन पूरा भारत को मिलना है और कैंसर मुक्त भारत बनना है। चीज का सारा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, एक चीज का कौन सा बीज कितना लगा है और कितना क्या उत्पादन आएगा, ये भी बताएंगे। अभी आपको एक बार बता दूं, मैं ये मूंग लगी है, अभी 9 बाई 1.5 पे हम तुअर लगा देंगे, उसका बीज तैयार है हमारा उधर। तो इसमें इंटर क्रॉप हो जाएगा, ये सितंबर में निकल जाएगी हमारी। अति सुंदर, बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बहुत सुंदर। और अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कि बहुत बड़ा खेत है। ये वीडियो मेरा सही उस खेत तरफ जा रहा है कि मेरी तरफ आ रहा है गुरुजी? हैं? आप दिख रहे हैं, अच्छा ठीक है, आप आप दिख देखिए, रहे हैं। आप देखिए, वो देखिए, वो आगे तक को पूरी तुअर लगी है, पूरा 12 एकड़ में। उसके आगे फिर मूंगफली लगी है 8 एकड़ में, इधर धान लगी है। ये 40 एकड़ का रकबा है पूरा हाँ, पूरा पूरा पूरा। मतलब अभी मैं अभी जा नहीं पाऊंगा तो दूर, मगर अब देखेंगे कि देखिए पूरी तुअर पूरी मूंग लगी है। सिर्फ दूध का कमाल है, और ये आपका बीज उपचार अभी इतना ही हुआ बस। ये आगे सही तक अन्नदाता, 40 एकड़ है। ये अन्नदाता मतलब ये है अन्नदाता, समाज को जहर मुक्त बनाना है, इसको अन्नदाता बोलते हैं। और आप यहाँ पर 250 एकड़ में लगभग हमारा अभी अनुबंध हो जाएगा, हम भी उसमें भी जैविक खेती करेंगे अभी हम। हाँ। बहुत सुंदर भाई साहब। तो और मैं चाहूंगा कि गुरुजी को लाएं एक बार, आप सभी लोग एक बार आएं, ताकि हम अच्छे से एक और मीटिंग करें और लोगों को बताएं थोड़ा कुछ। नहीं नहीं, बहुत सुंदर। आप कहाँ से हैं, कहाँ से आप? मैं जिला सीनी मध्य प्रदेश से हूँ। पहले मैं छत्तीसगढ़ में था, वहाँ पे लोगों को जैविक खेती करता था और कॉन्ट्रैक्ट पे मैं काम करता था, कि मेरा काम प्रोडक्शन का था, कैसे प्रोडक्शन करना है जैविक खेती में। ओके ओके, कुछ बीज, देसी बीज कुछ आप देते हैं कि हाँ जैसे हाँ, कुछ? मूंग का है, तुअर का है, मूंगफली का है। हमने मूंगफली भी लगाया, उसका ही बीज बना के देते हैं। हम किसी को भी बीज देते हैं तो हम बीज जो जैविक खेती करता है उसको हम फ्री देते हैं। और जैसे हमने उसको 1 किलो बीज दिए, तो उससे बदले में हम उससे 2 किलो बीज, या उसको जितना देना चाहे वो दे सकता है, ऐसा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, बहुत। आचार्य जी, आप हाँ, नेक्स्ट। थैंक यू भाई ठीक है। साहब। दीपक जी धन्यवाद। गुरु जी, दिखा दूं, दिखा दूं आपकी 2 मिनट अभी लगेगा। ओके ओके, ठीक है। दीपक जी ने बताया, उसमें मैंने थोड़े प्रयोग उनको बताए थे, अलग अलग जर्मिनेशन के लिए क्या करना है। आम्ल की रसायन का भी प्रयोग बताया था, तो वो भी अभी कर रहे हैं। उसके भी रिजल्ट जैसे आते हैं, जैसे अलग अलग किसानों को देखकर, जैसे नरेश भाई है तो वो कर रहे हैं, दीपक भाई कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे किसान उसको करते जाए तो वैदिक कृषि का लाभ मिलेगा। आगे जाकर उसको दूध का पहला जो बताया है कि गाय के दूध से ही पहला खेत में जो पानी डालते हैं वो गाय के दूध से मिलाकर डालना है, तो वो दीपक भाई ने किया था। अगली बार मैं उसका विषय लेने ही वाला हूँ, इसलिए अगली बार मैं उसका साइंटिफिक उसका क्या महत्व है, कैसे उसको हम कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो राजेश्वर जी आज इतना ही। अगली बार फिर से यदि कृषि का लेंगे तो कृषि का, नहीं तो और विषय आप डिसाइड करें, वो विषय पर मैं बोलूंगा। तो आप अगली बार कौन सा लेंगे विषय? नहीं नहीं, कृषि कंप्लीट करेंगे आचार्य जी, और 2-3 सेशन होने से भी कृषि कंप्लीट करेंगे। और ठीक है। दीपक भाई कुछ दिखाना चाहते हैं, दीपक भाई? गुरु जी, ये पंचगव्य खाद बनाई हुई है, ये कंटिन्यू बनते जा रही है। ये पंचगव्य खाद है, और इसमें लिक्विड तरल खाद है, कुछ हमारी कुछ हैंडमेड है। लिक्विड खाद 1000 लीटर का एक टैंक है, ऐसे 12 टैंक है हमारे। और ये हमने इधर, ये देखेंगे अभी एक तुअर का बीज लगा दिया है। ये तुअर का बीज, ये देखिए कितने फास्ट आया, ये 2 दिन हुआ लगा हुआ, इसके ये अंकुरित हो गए, सिर्फ 2 दिन हुआ है। तो जैसे 1 फीट का होगा, इसको 9 बाई 1.5 में लगा देंगे, इसको हमारी इंटर क्रॉप हो जाएगी ये। तो एक टैंक हमारा 1000 लीटर का है। और कुछ मशीन ली आधुनिक, ताकि स्प्रे कर सके, इसकी हमारे पास मशीनें हैं। ये टेम्परेरी अभी देख रहे हैं, अभी पंडाल लगा हुआ है, यहाँ बहुत पानी करता है। ओके, वो 1000 लीटर क्या है, 1000 लीटर क्या है उसमें? ये लिक्विड तरल खाद बना रहे हैं हम लोग। किससे, कैसे बनती है वो? ये गोबर से बना रहे हैं गुरुजी, पंचगव्य कुछ लेकर उसको लेकर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं गुड़ के साथ। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अभी इसके बाद सरसों लगाएंगे, इसलिए हम कच्ची घानी भी लगवा रहे हैं ताकि यहाँ का तेल खाने को लोग मिले। बहुत बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। आम्ल की रसायन आपने डाला है उसमें? गुरुजी आंवले की रसायन अभी मैं जस्ट 1 तारीख को डालूंगा, जो मैंने आपसे मंगाया 21 पोटेंसी वाला। जी। उसको मई के साथ में स्प्रे करूंगा। 1 तारीख को हमारा डोज हर डेट निश्चित कौन सा डोज देना है। हाँ। तो उसके लिए हमारी मशीन है बहुत बड़ी, अभी आई नहीं, हमें घर पे रखी है। तो मशीन हमारी आ गई है, इससे हम स्प्रे करते हैं, मतलब पीछे स्प्रे हो जा रहा है खड़े ऊपर 40 एकड़ में। आचार्य जी, अग्निहोत्र को आप सजेस्ट करते हैं ना फार्मर्स को? अग्निहोत्र सजेस्ट करते हैं। अग्निहोत्र की एक विधि बताएंगे, वो विधि मंत्र संस्कृत सिखा रहे हैं, उसमें मंत्र सिखा देंगे। प्रॉपर मंत्र से करना है, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से आप बोल दे और अग्निहोत्र हो गया। अग्निहोत्र की एक विधि है। हेलो, अग्निहोत्र विधिवत करना है, उसका सेशन राजेश्वर जी नेक्स्ट संडे ये अग्निहोत्र भी कवर हो जाएगा। अग्निहोत्र कवर कर लेंगे नेक्स्ट संडे को। और कुछ अग्निहोत्र मंगाया ना जी? अग्निहोत्र बस में जी जी। तो ताराचंद बेल जी भी बोलते हैं अग्निहोत्र बस में स्प्रे करने से सॉइल पॉजिटिव एनर्जी हो जाते हैं बोलते हैं। अग्निहोत्र में अलग अलग औषधियां भी डालनी होती है, और अग्निहोत्र प्रॉपर करने से बहुत ही लाभ मिलता है, उसके धूप का और उसकी भस्म का। तो भस्म का कैसा हम खाद में उपयोग कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स के रूप में भी उसका उपयोग होता है, और बहुत सारी औषधियों में भी उसका उपयोग, वो हम अगली बार कवर करेंगे। तो आचार्य जी अभी क्या हुआ, 5:30 बज गए जी। 5:30 बज गए। तो नेक्स्ट सेशन भी हम लोग नेक्स्ट 2-3 सेशन जो हैं कृषि कंप्लीट कर देंगे, जितना है उतना जो दे देंगे आचार्य जी लोगों को। उसके बाद ही जो है हम लोग दूसरा इसमें जाएंगे। चलेगा, तो कृषि का कंप्लीट करते हैं पहले। कृषि में क्या क्या कर सकते हैं और उसका क्या क्या महत्व है, सारे जो कृषि के प्रयोग है वो मैं बता दूंगा। और जो किसान उसको करते हैं, तो पहले बीज के प्रयोग हुए, बाद में हम फसल को क्या क्या डाल सकते हैं, उसके अनुसार भूमि को तत्व मिले तो कौन सी वनस्पति बो सकते हैं, और अग्निहोत्र कैसे कर सकते हैं, वो मैं पूरा का पूरा वो कंप्लीट करूंगा, ताकि लोगों को प्रैक्टिकल करना है तो वो आसान रहेगा, एकदम प्रैक्टिकल करके अपने परिणाम बता सकते हैं। ओके, बहुत सुंदर आचार्य जी। तो नेक्स्ट संडे भी हम लोग कृषि कर रहे हैं। तो ओके आचार्य जी दिन। बाकी आप सबको जो है एक ही विनती है, कंटिन्यूसली ये तो विनती होता रहेगा, सब लोग मिलके जो है, ये ज्ञान पूरा भारत सुनना था, लेकिन हम लोग 100 लोग सुन रहे, तो ये भारत का एक ही प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम मुझे दुख नहीं लगता। एक ही प्रॉब्लम जो है, सब कोई अच्छा काम हो रहे तो 10 लोग भी जो है उसमें साथ नहीं देते हैं, तो यही है भारत का दौर्भाग्य स्थिति। लेकिन अभी नेक्स्ट संडे भी एग्रीकल्चर है, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़िए, तो मिलके जो है एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, मिलके भारत को स्वस्थ बनाएंगे। और साइल टॉपिक सेपरेट सेशन, और साइल का भी श्रीनिवास जोशी जी बोल रहे, साइल का भी जो भी है आप आचार्य जी, आप इसका जो राइट अप दे सकते हैं कि इतना सुंदर है, इसका कैसे यूज करें, एक राइट अप बना के हम लोग। एक मैं राइट अप बनाता हूँ, उस पर क्या करेंगे कि वो पहले जैसे 4 तत्व बताए, तो उसके अनुसार कौन सी वनस्पति है वो मैं बताऊंगा, और कौन से एंगल पर वनस्पति बोनी है, वो बहुत बड़ा विषय है। जैसे क्योंकि मैं कृषि पाराशर लेता हूँ, अथर्ववेद के मंत्रों के आधार पर लेता हूँ, आगे उपवन विनोद और वृक्ष आयुर्वेद सुरपाल जी का जो है, तो उसमें से कोई बात को मैं लेकर उसको बताता हूं। तो मैं एक पुस्तक ही तैयार करूंगा, क्योंकि उसमें मुझे किस तरह से समझाना है और किस तरह से सोचना है, उसका पूरा एक राइटअप तैयार करके आपको भेजूंगा। अभी मेरा काम गर्भ संस्कार के ऊपर चल रहा था, उसकी एक बुक आ गई है, गर्भ संस्कार एनसाइक्लोपीडिया करके है, तो उसमें पूरा मैंने गर्भ संस्कार के विषय पे कौन सी बातें जरूरी है वो मैंने लिख दी है। सुवर्ण प्राशन के ऊपर तो हमारी पुस्तक आ गई है, तो एक एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक एक पुस्तक अभी बना रहे हैं, ताकि आसानी से उसको समझाया जा सके। वैदिक कृषि का प्रयोग सालों के बाद ये पहली बार गुरुजी ने अपने व्याख्यानों में बताया, तो पूरी की पूरी लगभग 2 सदी के बाद इसका पुनर्जागरण हो रहा है। आज तक जो दूसरे कृषि के प्रयोग है वो सारे मॉडर्न प्रयोग,
और उसमें बहुत सारी कमियां भी है, बहुत सारे अच्छे भी है, बहुत सारे लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वैदिक कृषि का एक यूनिक प्रोजेक्ट है। उसमें वेदों के मंत्रों में गुडार्थ में कृषि के बारे में बताया है, गुरुजी ने उसके ऊपर बहुत सारे अपने प्रवचनों में बताया है, लेकिन अलग 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 जगह पर उसके प्रवचनों का संकलन हुआ है, जो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, उसको एकत्र करके हम गुरुजी के नाम से ही ये प्रयोग पूरे छपवाने चाहते हैं। जो बीज के प्रयोग है, जो मिट्टी के प्रयोग है, पेस्टिसाइड्स के प्रयोग है और वनस्पति के अलग अलग अंगों के प्रयोग है, ज्यादा फसल, तो भारत में वस्तुगत या वास्तव में उसकी क्रांति हो सकती है, बहुत बड़ी क्रांति। और ये हम देखते हैं कि जैसे मकवाना जी ने, नरेश भाई ने अनुभव किया, दीपक जी ने अनुभव किया, तो वो जर्मिनेशन ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो सकता है वनस्पतियों के प्रभाव से, उसके बीजोपचार से, अलग अलग धूपन से। तो वो हम अवश्य ही प्रयोग करेंगे। फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फल की फसल कौन कर रहा है, गेहूं की, धान्य की, उसमें भी किस धान्य की कर रहा है, तो उसके अनुसार उसमें दिया गया है। फसल चक्र है जो सूर्य के अनुसार चलता है, उसके अनुसार भी हम कुछ कार्य करेंगे। बहुत बड़ा विषय है, हो सकता है एक बार हम राजकोट 3 दिन तक मिले। अग्निहोत्र का प्रशिक्षण तो मैं ऑनलाइन दे दूंगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल भी लेना उसको बहुत जरूरी होगा। तो एक बार हो सकता है राजकोट में मैं एक शिविर लगाए बहुत कोरोना के बाद, उसमें हम सब किसानों को इनवाइट करें और वो लोग किसान, जो गुरुजी ने यहाँ अलग अलग वस्तुएं की एक बताई है कि किस तरह से वृक्ष बोए जाते हैं, वो भी हम उसको सिखाए। आगे मंत्रों को भी सिखाना है कि इस वनस्पति को मंत्रों कौन सा बोलना है और किस तरह से बोना है, लेना है तो किस तरह से लेना है। तो अभी जितना हो सकते उतना हम देने का प्रयत्न करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनुभव निस्वार्थ निष्काम भाव से हम दे सके और भारत की कृषि को एक वैदिक टच दे सके। और हर एक किसान वैदिक कृषि करके वो अपने तो जिंदा रह ही सकता है, पूरी सृष्टि को वो जिंदा रख सकता है वैदिक कृषि करके। तो आज खुद मर रहा है और दूसरे को भी मार रहा है, वो एक कंसेप्ट बदलने की जरूरत है। खुद आत्महत्या कर रहा है और जो जिंदा है वो दूसरों को पेस्टिसाइड्स खिला रहा है या फिर रसायन खिला रहा है, वो कंसेप्ट हम बदलना चाहते हैं। वैदिक कृषि से स्व का भी कल्याण है, पर का भी कल्याण है, पशुओं का, पक्षियों का, सबका कल्याण है। तो इसलिए वैदिक कृषि का कंसेप्ट जितना जल्दी से जल्दी भारत में आ जाए। लेकिन दुख की बात है आज इतने ग्रंथ है, इतना ज्ञान है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है काम जमीनी स्तर पर ये ग्रंथों को देखकर। तो ये कार्य संस्कृति गुरुकुलम ने अपनी एक जिम्मेदारी समझी है, संस्कृत को बचाने की, संस्कृत के ग्रंथों को पढ़कर उसको लोक भाषा में, संस्कृत मूल ग्रंथ है, उसको लोक भाषा में उसका अनुवाद करके उसको हम प्रायोगिक रूप करके उसको हम बताते जाते हैं। तो फिर से हम राजेश्वर जी और संपूर्ण स्वदेशी का आभार व्यक्त करते हुए फिर अगले सेशन पे और कृषि के प्रयोग हम करेंगे। राजेश्वर जी के माध्यम से, संपूर्ण स्वदेशी के माध्यम से आपको जो कृषि का जो ये मिल रहा है लाभ, कि अनेक कृषि के प्रयोग करके किसान बहुत ही अच्छी फसल ले सकता है, तो ये हम जारी रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अभी कुछ लोग नंबर भेज रहे हैं, लेकिन इसमें मैं नहीं देख पाता, ये सेशन क्लोज हो जाएगा। मेरा नंबर 9449596039, इसमें जो है आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ता हूँ। ग्रुप में जो है आप ग्रुप का मतलब समझिए, सिर्फ 10 डिजिट नंबर ऐड करने से एक ग्रुप नहीं बनता। अपना भावनाएं, अपना हृदय, ये सब जो है जुड़ने से एक ग्रुप बनता है। एक ग्रुप मतलब एक ही गोल लेके सब लोग एक ही जगह गड्ढा खोदने का भावना रहने से उसको ग्रुप बोलते हैं। सिर्फ ग्रुप में म्यूट स्पेक्टेटर्स जो है बहुत लोग हैं, वैसा रहने से कोई ग्रुप का मतलब ही नहीं है। ऐसा सेशन जो है हजारों लाखों लोगों को हम लोग जोड़ने से भारत एक दिन में, बहुत लोग जो है गाय को बचाऊंगा बोलते हैं, गो आधारित कृषि लेके आने से गाय एक दिन में बचेगी। पंचगव्य आयुर्वेद ये सब प्रचार करने से एक दिन में गाय बचेगी। गाय भिखारी नहीं है, गाय कामधेनु है। तो गाय का महत्व पूरा दुनिया को समझाएंगे हम लोग, पूरा समाज को जो है, और सही ज्ञान सही गुरुओं से, शास्त्रों का जो ये ज्ञान है हम लोग पूरा भारत को देंगे, मिलके करेंगे ये काम। तो अलग जगह गड्ढा खोदना जो है देश सेवा नहीं है, मिलके काम करने से ही उसको देश सेवा बोलते हैं। तो निस्वार्थ भावना से करेंगे हम सब लोग। तो आचार्य जी, हम लोग नेक्स्ट सोमवार को कल संस्कृत का क्लास है रात को 9 बजे। कल रात को 9 बजे संस्कृत का क्लास है। तो हम लोग पूरा भारत को संस्कृत सिखाएंगे, पूरा भारत को ऑनलाइन गुरुकुल का जो पूरा जो है ये ज्ञान गंगा जो है ये बहेगा पूरा भारत में, लेकिन ये काम मिलके करना है।
मिलके देने का भावना, जो 100 बार बोलता हूँ, 1000 बार बोलता हूँ मैं, लेना एक चीज है और देना एक चीज है। परोपकारार्थम इदम शरीरम। तो देने का भावना रखिए। कहीं भी अच्छा काम चल रहा है तो उसका जितना हो सके उतना अपना जो है थोड़ा तो अपना एफर्ट डालिए। रिजल्ट के ऊपर अटैच मत होना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रिजल्ट कृष्ण भगवान का हाथ में है। अपना कर्म जो है, हम लोग एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, पानी आना नहीं आना भगवान कृष्ण का हाथ में है। तो ओके, शिव प्रसाद जी आप क्लोज कर सकते हैं। हाँ, नंबर 9445959603 आप जो है इसका रिकॉर्डिंग जो है संपूर्ण स्वदेशी फेसबुक पेज पे भी मिलेगा और संपूर्ण स्वदेशी यूट्यूब पेज पे भी मिलेगा। उसमें जो भी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे वो लोग मुझे व्हाट्सअप करें। और ग्रुप में आपका नंबर मत जोड़िए, ग्रुप में आपका हृदय जोड़िए ग्रुप में, तब जो है भारत एक दिन में जो है भारत ये जी। तो सोमवार को संस्कृत का क्लास, बुधवार को गुरुकुल के विषय पर और रविवार को फिर हम कृषि के विषय पर, इतना फिक्स है। संस्कृत का क्लास सोमवार को है। नेक्स्ट सेशन जो है सोमवार के बाद बुधवार को गुरुकुल के विषय पर ज्वाइंट होते हैं और फिर हम देखते हैं कि कब ज्वाइंट हम करेंगे। ओके आचार्य जी, सोमवार को आप फिक्स किए हैं, बुधवार को भी रात को 9 बजे। बुधवार को रात को 9 बजे वो गुरुकुल के विषय पर है। तो मतलब संस्कृत का संस्कृत सोमवार को है, बुधवार को गुरुकुल है और फिर हो सकता है शुक्रवार को या रविवार को फिर संस्कृत है और वैदिक कृषि तो हर रविवार को 4 बजे। ओके आचार्य जी। ओके आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने से हम लोग दिन में दो क्लासेस भी करेंगे। हजारों लाखों लोगों को जोड़िए, हम लोग दिन में 2 क्लासेस करेंगे। ठीक। 100-200 से नहीं करेंगे। ओके, सबको प्रणाम। नंबर से 9449595039 9449596039। शिव प्रसाद जी आप क्लोज कीजिए। ठीक है सर।